हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 वैश्वीकरण, जो कि क्लास 12th का जो फर्स्ट पॉलिटिकल बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, जिसका कि नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो आपको पहले मैं बता दूं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, मतलब वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे क्या है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, इसके कितने तरीके से होता है और इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, और कुछ लोग इसका जो है विरोध क्यों करते हैं वैश्वीकरण का। आखिर क्या कारण है जो कि इतने अच्छी वैश्वीकरण तो सबको लगता है ऊपर से कि कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे मतलब क्या कारण है जिससे कि लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो चलिए बेसिकली हम जानते हैं, आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण बेसिकली जो है दो वर्ड से मिलके बना है। दो वर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें? दो वर्ड हैं, वैश्वीकरण। ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसका मतलब क्या होता है? वैश्वी मतलब विश्व, और इसका करण का मतलब क्या हुआ? मिलाना। यानी कि विश्व को मिलाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। इन दोनों को पूरे विश्व के इन दोनों को मिला के क्या होता है? वैश्वीकरण। यानी कि पूरे विश्व को मिलाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका अर्थ बेसिकली इससे इसका अर्थ क्या निकला। तो अर्थ क्या निकला इसका, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या निकला वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का अर्थ या डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रवाह। क्या मतलब होता है इसका? प्रवाह। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। और ये जो प्रवाह, अब सबको लगता होगा कि ये प्रवाह क्या है। तो प्रवाह मतलब हुआ फ्लो, किसी चीज का फ्लो, यानी कि बहना किसी भी चीज का। तो इसमें इसका प्रवाह का मतलब, प्रवाह तो वैसे इकोनॉमिक का वर्ड है, स्टॉक एंड प्रवाह, यानी कि स्टॉक एंड प्रवाह। मगर पॉलिटिकल में क्या कर रहा है? तो इस प्रवाह का मतलब ये हुआ कि चार तरह से वैश्वीकरण के अंदर चार तरह से प्रवाह होता है। पहला पूंजी का, दूसरा लोगों का, तीसरा विचारों का, ठीक, और चौथा होता है वस्तुओं का। अब कितने पूछेंगे अब ये क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं ये क्या है। तो अब सबको मैं बताता हूँ। बेसिकली वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी क्रियाकलाप है। इसके चार घटक हैं। वैश्वीकरण के चार ये घटक हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वैश्वीकरण के चार घटकों को बताइए। तो पहला क्या है? पूंजी। क्या है पहला? पूंजी। अब ये पूंजी कैसे? तो अब मान लो जैसे कि कोई एनआरआई है, अब वो आता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर ऐसे छोड़ा एनआरआई को छोड़ते हैं, अगर कोई आस पड़ोस का लड़का विदेश चला जाता है इंडिया में, तो ओ भाई है जानता है फलना का लड़का विदेश चला गया, और सऊदी अरब चला गया कहते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ? वो वहाँ किस लिए गया? वहाँ गया वो कमाएगा, तो वहाँ क्या होगा? पैसा यहाँ भेजेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूंजी वहाँ से यहाँ, यानी कि विदेशी मुद्रा वहाँ से यहाँ आई। तो ये क्या कहलाया? पूंजी का प्रवाह। और ये किस वजह से हुआ? वैश्वीकरण की वजह से। क्यों? क्योंकि हम वहाँ गए, वहाँ पे काम किया, तो किस वैश्वीकरण ही कहलाया ना ये। और दूसरा लोगों का, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया? लोगों का प्रवाह। अब लोग, जैसे कि लोग कैसे नेपाली हैं, ओ सब्जी करते हैं यहाँ के, तो मतलब क्या हुआ? नेपाल से वो यहाँ आए हैं काम करने के लिए। नेपाली यहाँ पे क्या करते हैं? आए हैं नेपाली
नेपाली आए यहाँ पे काम करने के लिए, काम करने के लिए आए, तो क्या हुआ, मतलब लोगों का प्रभाव हुआ दूसरे विदेश से इंडिया में, विदेश से इंडिया में लोगों का प्रभाव हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या कहलाया है, किसके द्वारा हुआ है, वैश्वीकरण के द्वारा। ठीक। तीसरा जिसका घटक है विचारों का। अब विचार, लोग सोचेंगे विचार ये क्या है भाई विचार, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि अब मान लिया जाए कि कहीं जैसे कि हमारे महात्मा गांधी हैं, उनके क्या विचार थे, अहिंसा परमो धर्म था, तो उनका विचार कहाँ तक गया, पूरे विदेशों में गया, पूरे देशों, पूरे विश्व में फैला ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, तो इससे वैश्वीकरण बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब चौथा देखते हैं किसका, वस्तुओं का। अब वस्तुओं का कैसे होता है कि जैसे देखते हैं हम चाइनीज वस्तु जो है इंडिया में मिलते हैं, हम कहीं मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए कुछ, जैसे कि हम किसी की गुड़िया का बर्थडे है और गुड़िया बोलेगी पापा पापा मुझे साइकिल दे दो, साइकिल देने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए गया पापा, तो वहाँ क्या देखता है कि मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए, मेड इन नेपाल, या फिर कुछ भी लिखा हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु बनी तो कहीं पे है और देश में है, लेकिन बिक कहाँ रही है, इंडिया में बिक रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तुओं का भी आदान प्रदान हुआ इस वैश्वीकरण के द्वारा। तो इसके चार घटक क्या क्या हो गए, इसके वैश्वीकरण के चार घटक कौन कौन से हैं, पूंजी, लोग, विचार और वस्तु। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे का टॉपिक, इससे आगे का कि इसके सिर्फ क्या सकारात्मक प्रभाव ही होते हैं, मतलब अगर हम अभी तक जैसे देखे, अभी तक अगर देखा हमने तो क्या लगता है कि यार अच्छा ही तो है, हमारे विचार दूसरे तक जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब अच्छा ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है। तो रुको, अभी दिक्कत बहुत है। ये कहते हैं ना कि हर मर्च ये दवा नहीं होती, जैसे आयोडेक्स, एक बाम तीन काम, कमर सर और जोड़ों के दर्द से दे आराम, ये उसका ये आयोडेक्स नहीं है। जितने वैश्वीकरण के जितने नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू जितने हैं उतने ही नकारात्मक भी हैं। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। कैसे हैं नकारात्मक और सकारात्मक, अभी देख लेते हैं कैसे हैं। अब जो मैं पॉइंट यहां पे आपको बताऊंगा, ये सेम पॉइंट आगे के एक और क्वेश्चन में लिखा जाएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या पॉइंट्स हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में भी, आगे क्वेश्चंस में भी बताया जाएगा। तो नकारात्मक और सकारात्मक की बात कर रहा था मैं। तो इसके नकारात्मक पहलू क्या क्या हैं वैश्वीकरण के, तो मैं क्या सोच रहा हूँ आगे ही बताऊंगा यार, इसके उसी क्वेश्चन में बता दूंगा, डबल मेहनत क्यों करना, उसी क्वेश्चन में बता दूंगा मैं आपको कि इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या क्या हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है वैश्वीकरण होने के, मतलब वैश्वीकरण के कारण क्या है, कारण क्या है वैश्वीकरण के। तो वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी कारक है, बहुआयामी है ना, मगर इसके कोई एक कारण नहीं है, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसका बहुत सारे कारण हैं। मगर जो आज का जो इंटरनेट है, यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है, क्या है टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी, इसको जो है इसका वैश्वीकरण का एक कारण माना जाता है। किसको, प्रौद्योगिकी को। कैसे, तो अभी देखते हैं कैसे।
तो देखिए, जैसे कि टेलीफोन और टेलीग्राम, ये हुआ। और दूसरा मुद्रण की नई तकनीक, मुद्रण की नई तकनीक। अब ये क्या है? अब देखिए, अगर टेलीफोन नहीं होता, यानी कि जैसे मोबाइल से नहीं होते, तो हमें लगता है कि हमारा टेक्नोलॉजी से हम जुड़ पाते, नहीं जुड़ पाते। और जब मुद्रण की नई तकनीक नहीं होती, जैसे आज की किताब नहीं छपते, पहले क्या होते थे, किस पे लिखे आते थे? पहले पांडुलिपि में लिखी आती थी बुक। कौन सी लिपि में? पांडुलिपि में लिखी जाती थी। इसको क्या कहते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसको क्या कहा जाता था? पहले पांडुलिपि में लिखा जाता था, इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। लेकिन अब क्या होता है? अब छपती है बुकें, एक बुक लिख दी गई, उसको बार बार उसको छापा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुद्रण की नई तकनीक आई, तो क्या हुआ? पूरे विश्व में नए बुक्स बनने शुरू हो गए, छपने शुरू हो गए, जिससे कि लोगों ने एक देश से दूसरे देश के बारे में जाना और लोगों की जानने की इच्छा और बढ़ी। अब यहां से तक तो हो गया वैश्वीकरण और उसके कारण। अब देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या थे। प्रभाव क्या क्या पड़े? तो इसके बेसिकली 3 प्रभाव पड़े। कौन कौन से? 3 प्रभाव कौन कौन से पड़े? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो ये तीनों बेसिकली प्रभाव पड़े, और इन प्रभावों को हम डिफाइन करते हैं कि कैसे ये प्रभाव पड़े। सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक प्रभाव को। तो राजनीतिक प्रभाव कैसे होगा? तो राजनीतिक प्रभाव भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं क्या? राजनीतिक प्रभाव को। राजनीतिक प्रभाव, अब ये क्या है? तो राजनीतिक प्रभाव का मतलब ये हुआ कि आखिर वैश्वीकरण की वजह से राजनीतिक क्षेत्र में, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़े, यानी कि कूटनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब को कहते हैं राजनीतिक प्रभाव। तो देखते हैं पहला प्रभाव क्या पड़ा इस पे। तो पहला प्रभाव पड़ा राजनीतिक कि राज्य के क्षमता में कमी, राज्य की क्षमता में कमी। अब ये कैसे है कमी? तो अभी अगर देखते हैं हम, जैसे कि जब वैश्वीकरण हुआ तो राज्य की क्षमता में कमी आई। कैसे कमी आई? कि अब मान लिया जाए कि पहले राज्य क्या करता था? ज्यादा कल्याणकारी कामों में अपने आप को लगाता था, कल्याणकारी कामों में लगाता था। मगर अब क्या हुआ? इसने अपने आप को पीछे खींच लिया, जिससे कि इसकी क्षमता में कमी आई। दूसरा पॉइंट इसका बनता है, क्या बनता है दूसरा पॉइंट? कि राज्य ने
अपने आप को कुछ कामों तक सीमित कर लिया। यानी कि ये क्या है, इसमें क्या है कि राजनीतिक प्रभाव में वैश्वीकरण ने राजनीतिक पे इस तरह प्रभाव डाला है कि राज्य ने जो है अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित कर लिया है, जिससे राज्य का प्रभाव पहले के मुकाबले जो है कम दिखाई हो गया। मतलब राज्य ने क्या किया कि अब पर्टिकुलर कुछ काम बांट लिए, उसी में मैं काम करूंगा, इसके अलावा मेरा अब कोई काम नहीं बचा है, मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरा कारण इसका प्रभाव क्या पड़ा, तीसरा प्रभाव इसका पड़ा, सिर्फ इसके नकारात्मक ही नहीं पड़े, ये सकारात्मक भी है कि क्षमता में भी इजाफा हुआ है। क्षमता में इजाफा। अब किसकी क्षमता में इजाफा, तो राज्य की क्षमता में इजाफा। अब कैसे हुआ राज्य की क्षमता में इजाफा, तो अब जो देखते हैं, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड आ गया, तो आधार कार्ड से अब क्या करते हैं, क्या करती है सरकार कि अब आधार कार्ड बना दिया, कहीं भी तुम जाओ, कहीं भी खो जाओ, तो क्या करेगी सरकार, बस एक बार फिंगरप्रिंट लगाओ, तुम जहां गए हो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। तो ये क्या होता है, उसकी क्षमता में इजाफा हुआ, मतलब वो लोगों के बारे में और ज्यादा जान सकती है, तो ये क्या, इसकी क्षमता में इजाफा हुआ। अब चौथा पॉइंट इसका देखते हैं कि देशों के बीच संबंध मजबूत। देशों के बीच संबंध मजबूत। अब ये क्या बात है भाई कि अब देखते हैं, जैसे कि विश्व के देश हैं, सारे देश हैं, पहले क्या देशों के बीच क्या है, एक सीमा रेखा बनी होती है, सीमा रेखा बनी होती है कि हाँ हम इसके साइड हम नहीं जाएंगे, तुम इसके साइड तुम नहीं आओगे, यही बीच का लाइन है, इसके इस साइड हम नहीं, इसके तुम इस साइड मैं नहीं आऊंगा। तो मगर अब ऐसे करने से क्या हुआ, इस सीमा को जो है हटा दिया, मतलब वहां से जमीन की सीमा तो नहीं हटा दिया, मतलब क्या कि देश जो है अब ज्यादा एक दूसरे से व्यापार करने लगे, ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे, जिससे कि क्या होता है कि दोनों के बीच जो रिश्ते मजबूत होते हैं, दोनों के देश क्या करते हैं कि अब जो है साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक होते हैं, जिससे कि देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। ठीक, ये तो हमने देख लिया आर्थिक राजनीतिक प्रभाव। अब देखते हैं हम आर्थिक प्रभाव। क्या देखते हैं हम, आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव क्या बोला है भाई, आर्थिक प्रभाव। अब ये क्या है, मतलब आर्थिक मतलब क्या होता है, अर्थतंत्र, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं आर्थिक प्रभाव। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ा, तो वो देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ा, यानी कि हमारी क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला इसका वैश्वीकरण का, गरीब देश गरीब होते गए और अमीर देश जो है अब अमीर होते जा रहे हैं। गरीब देश गरीब और अमीर देश जो है अमीर होते जा रहे हैं। कैसे, अब देखो जैसे कि अमेरिका है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, अब ये क्या करती है, वर्ल्ड पे डोमिनेट करती है, वर्ल्ड पे दबदबा बनाती है अपना। इससे क्या होता है कि जो गरीब देश हैं, भूटान जैसे देश हैं, वो शुरू से गरीब है, अभी भी गरीब ही हैं, उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, आर्थिक प्रभाव में से गरीब देश जो है गरीब होते जा रहे हैं और अमीर देश जो है अमीर होते जा रहे हैं। इसका दूसरा प्रभाव है क्या, तो वस्तु का आदान प्रदान बढ़ा। वस्तु का आदान प्रदान बढ़ा। अब ये कैसे है, कैसे हुआ,
तो सबको पता है कि वैश्वीकरण हुआ तभी तो एक देश से दूसरे देश में सामान आते हैं। हमारे देश से चाइना में सामान जाता है, हमारे देश से अमेरिका में जाता है, अमेरिका से इंडिया में आता है, इंडिया का चाइना का इंडिया में आता है, इंडिया नेपाल को देता है। तो ऐसे क्या होता है, बस एक दूसरे देश के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा है, जो कि इसके आर्थिक प्रभाव है। और तीसरा है इसका कि सीमाओं की बाधा खत्म हुई है। जैसा पहला पॉइंट में बताया था मैंने, सीमाओं की बाधा खत्म। अब ये क्या है सीमाओं की बाधा खत्म, मतलब कि हम बताया था ना कि जैसे कि ये दो लाइन है, इसको एलएसी या एलओसी कुछ भी कह लो, या एलओसी कुछ भी कह लो। एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसी ये सीमा रेखा, इसके इस साइड पहले क्या था, इस साइड तुम नहीं आओगे, इस साइड मैं नहीं जाऊंगा। मतलब अब क्या हो गया कि अब सिप के द्वारा, परमिशन के द्वारा हम जा सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में जाके अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, अब हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वैश्वीकरण ने क्या किया है कि सीमाओं की बाधा को खत्म कर दिया है। इतना तक समझ में आ गया। अब ये तो बात होगी आर्थिक और राजनीतिक कारण की। अब जो है इसका जो सांस्कृतिक कारण है, सांस्कृतिक प्रभाव है, उसकी जरा बात कर लेते हैं हम कि इसके सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े हैं। सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, सांस्कृतिक प्रभाव। अब ये क्या हो गया भाई, ये क्या बताया सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव है, पहला है कि रहन सहन के स्तर में बदलाव, सहन के स्तर में बदलाव, स्तर में बदलाव। अब ये क्या है, अब देखें पहले जब तक वैश्वीकरण नहीं हुआ था इंडिया में, तो लोगों के पास टाइम ही टाइम था ना, टाइम ही टाइम। लोग एक कोई एक्सीडेंट हुआ, एक कोई चक्कर खा के गिर गया, तो क्या करते थे, हजारों लोग आ जाते थे बचने, हजारों लोग क्या आते थे इनको बचाने के लिए कि नहीं भाई 50-60 लोग आए थे, नहीं भाई गिर गया, इसको उठा उठा उठा। लेकिन अब क्या है, जब से वैश्वीकरण हुआ है तो क्या हो गया है कि अब किसके टाइम किसी के पास नहीं, कहता है चलना है यार, ऐसे होते रहते हैं, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है निगेटिव इम्पैक्ट डाला है सांस्कृतिक प्रभाव पे, कि रहन सहन का स्तर हमारा बदल गया है। अब दूसरा देखते हैं इसका कि दूसरा पॉइंट है पश्चिमी देशों का दबदबा। पश्चिमी देशों का दबदबा। जैसे कि अभी देखते हैं सब जीन्स पैंट पहनते होंगे, नीली जीन्स सभी पैंट पहनते होंगे, मैकडोनाल्ड की बर्गर भी सबने खाई होगी। तो ये क्या है, ये कहाँ के फूड हैं, ये हैं पश्चिम के फूड, पश्चिम की ड्रेस है ना। तो जब ड्रेस पश्चिम की है तो इंडिया में कैसे मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसकी जो पश्चिम के जो फूड्स हैं, पश्चिम के जो कपड़े हैं, उन्होंने दबदबा बनाया पूरे विश्व पे। यह हुआ सांस्कृतिक प्रभाव दूसरा। और तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, तीसरा है महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की स्थिति में कमी या सुधार, कमी और सुधार दोनों हुए हैं। और सुधार, पहले मैं सुधार की बात कर लूं कि सुधार तो कैसे, वो सबको पता है कि अब जो महिलाएं ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं, अब वो अपने राइट्स को ज़्यादा जानती है, अब उनके ऊपर कोई मोलेस्ट उनको नहीं कर सकता,
वो बाहर जाती हैं, दुनिया से अपने आप को रूबरू कराती हैं, तो ये सुधार हुए। लेकिन अब कमी कैसे आई है, तो अब महिलाओं को जो है ना, अब एक क्या समझा जाने लगा है, उपभोक्ता वस्तु समझा जाने लगा है, मतलब यूज एंड थ्रो समझा जाने लग गया है। ये सब किसकी देन है, पश्चिम की देन है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक शैम्पू का ऐड करते हैं, शैम्पू का ऐड आता है, तो उसमें क्या होता है, शैम्पू किस में लगाने वाली चीज़ है, बालों में, मगर उसमें क्या कहते हैं, नहाती हुई लड़की का चित्र दिखाते हैं ना। तो भाई जब शैम्पू बालों में लगाने वाली चीज़ है, तुम उसको उसका जिस्म क्यों दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या, उपभोक्ता वस्तु है, उसको बाजार वस्तु बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये होती है महिलाओं की स्थिति में कमी और सुधार। और चौथा इसका पॉइंट बनता है रूढ़िवादिता समाप्त। रूढ़िवादिता समाप्त। ये क्या है रूढ़िवादिता समाप्त, इसका बहुत सा एग्जाम्पल। रूढ़िवाद मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है। मतलब रूढ़िवाद का मतलब होता है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसको मानना बिना किसी रोक टोक के, वो होती है रूढ़िवाद। लेकिन अब क्या है, ये खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम चल रहे होते थे, रास्ते में किसी बिल्ली ने छींक दिया तो हम क्या कहते थे, अरे नहीं 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 जाना यार, रास्ता खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते थे ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्ली छींक भी दी, कहता है कि बंदे क्या कहते हैं, अच्छा भाई और 2 बार छींक दे। तो ये मतलब क्या हुआ, रूढ़िवादिता ये समाप्त होने लगी है धीरे धीरे, ठीक। अब इन सब का हो गया, ये सब तो हो गया, इसके प्रभाव सब जान लिया हमने कि इसके प्रभाव सब क्या है। मगर इन सब को पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है कि यार सही तो है यार वैश्वीकरण, लेकिन फिर इसका विरोध क्यों होता है। तो इसका विरोध का क्या कारण है, प्रतिरोध या विरोध क्यों होता है, प्रतिरोध क्यों होता है। तो प्रतिरोध होने के जो मेन कारण है ना, इसके पहला कारण है प्रतिरोध का वामपंथियों और दक्षिणपंथियों का तर्क। वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये क्या है वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो वामपंथी होते हैं जो कि गरीब तबके के लोग होते हैं, यानी कि जो गरीबों के बारे में समानता का अधिकार जो मांगते हैं, ये होते हैं वामपंथी। और ये होते हैं पूंजीवादी, जिसको कहते हैं वो होते हैं दक्षिणपंथी, पूंजीवादी। और ये होते हैं साम्यवादी। तो इन दोनों का क्या तर्क है, वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण की वजह से जो है ना गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग जो है वो अमीर होते जा रहे हैं, जिससे वजह से ये गलत है। और दक्षिणपंथियों का क्या तर्क है कि इसके जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम है ना, वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं, इस वजह से जो है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसका एक दूसरा कारण है प्रतिरोध का एक जैसी सोच का उभरना। एक जैसी सोच का उभार। इसमें क्या है कि अब लोगों को लगता है कि जो पश्चिम की जो सोच है ना, वो सोच अब धीरे धीरे जो है ना पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी है, जिसकी वजह से जो है ये इसके जो बहुत ही खतरनाक परिणाम होने वाले हैं, इस वजह से जो लोग इसका विरोध करते हैं। तीसरा, संस्कृति का ह्रास। संस्कृति का ह्रास मतलब अपनी संस्कृति को भूलना। हमारी संस्कृति क्या है, पैर छूते हैं, हम बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, कहते हैं इंडियन क्या कहते हैं, हाय डैड हाउ आर यू। ये भाई हमारी संस्कृति तो हो रहा है ना। तो हमारी संस्कृति क्या हो रहा है, इससे हम भूलते जा रहे हैं हमारी अपनी संस्कृति को।
अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति खोती जा रही है। और हम जो है जैसे कि हम देखो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। उस वक्त उस दिन कौन सा जो 14 फरवरी होता है, वो हमारा क्या होता है, मातृ पितृ पूजन दिवस, यानी कि माता पिता को पूजने का दिन होता है। मगर हम क्या मनाते हैं उसको, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ये क्या है, गलत है। वो जाते हैं, ओ हाय बेबी, हाय सोना करते हैं, वो गलत है, वो नहीं है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति क्या है, तो हमारी संस्कृति है माता पिता की उस दिन पूजा करनी होती है। तो इस वजह से जो है लोग का मानना है, लोग क्या मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो है हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, जिससे कि वो इसका विरोध करते हैं। चौथा है विस्थापन। अब जहाँ वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण में क्या होता है, फैक्ट्रियाँ आती है इंडिया में, बाहर से इंडिया में आती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको जगह चाहिए। जगह कहाँ मिलेगा, या तो जंगल कटेंगे या फिर किसी का घर खत्म होगा। तो उससे क्या होगा, लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, जिससे वो उनका विरोध करते हैं। और इसका 5वां पॉइंट है रोजगार का छीनना। मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि वैश्वीकरण में कोई कंपनी आई यहाँ पे आई, या फिर कोई यहाँ की कंपनी है, उसने क्या किया कि दूसरे देश से जाके मशीन ले आए। तो अब क्या होता है कि मशीन ले आए, तो अब क्या होगा, लेबर की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगा, अब लेबर खत्म होगा, वहाँ से हटाना शुरू कर देगा वो लेबर को खत्म होगा, वो भूखा मरेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। इस वजह से वो इसका विरोध करते हैं। तो एटलीस्ट इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि वैश्वीकरण जो है एक मिलीजुली अवधारणा है, जिसमें कि नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी था वैश्वीकरण करना, क्योंकि 1947 के बाद जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है लगभग ख़त्म सी होने लगी थी संरक्षणवाद की नीति के कारण। अब संरक्षणवाद क्या होता है कि मतलब अपने उद्योगों को संरक्षण देना और दूसरे के उद्योगों पर लाइसेंस लगाना, मतलब सेस लगाना ज़्यादा होने लग गया था। 1947 के बाद से ये क्या हो गया कि जब संरक्षणवाद की नीति अपनाई तो हमारी जो अर्थव्यवस्था कम होने लगी। इसलिए जो हमने 1991 में NEP यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अपनाया था, नीप को अपनाया था कब, 1991 में। तो दोस्तों आई होप कि तो आप सबको समझ में आया होगा ये चैप्टर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। क्रेजी फॉर एजुकेशन मेरे चैनल का नाम है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।